टू द AK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। तो आज हम अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ लीनियर अलजेब्रा। अब ये जो सिलेबस दे रखा है चैप्टर 8 तक, चैप्टर 1, चैप्टर 2 अप टू 8, ये गेट का सिलेबस है 2021। और ये जो IIT बॉम्बे के द्वारा स्पेसिफाई है, ये सब टॉपिक्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा, दैट इज अलजेब्रा ऑफ रियल मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इनवर्स ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, condition for unique solution, no solution, and finite solution, eigenvalues, eigenvectors, properties of eigenvalues and eigenvectors, symmetric matrices, diagonalization of matrices and कैरी हैमिल्टन थ्योरम। ये तो जो है आपका IIT बॉम्बे के द्वारा स्पेसिफाई है, मगर हम जो पढ़ने वाले हैं उसको मैं एक बार आपको मेंशन कर देता हूँ कि इसमें हम टॉपिक्स क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा क्या होगा, चैप्टर फर्स्ट, लीनियर अलजेब्रा। इसमें टॉपिक्स क्या क्या होंगे आपका, पहला जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। दूसरा टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस इसमें हम जो बेसिकली देखेंगे वो डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसा होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके एलिमेंट कैसे कैसे होते हैं, किस वे में अरेंज होते हैं, कॉलम कितनी होती हैं, रो कैसे अरेंज होती हैं, वो सब चीज़ हम इसमें देखेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है हमारा, वह है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये आपका तीसरा टॉपिक हो गया। सब टॉपिक्स हैं एक्चुअली चैप्टर फर्स्ट के। फोर्थ है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्रांसपोज पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका फिफ्थ है कंडीशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो हम करते हैं इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे। 6 नंबर पर आपका आएगा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। 7 नंबर पे है आपका इनवर्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। 8 नंबर पे आपका आएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो आपका दे रखा है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये चीज़, ये इसको हम पढ़ेंगे। ये सारी कंडीशन, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पढ़ेंगे। 9th आइगन वैल्यू एंड आइगन
वेक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद जो आपका 9th बचता है वो है आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये जो हम टॉपिक पढ़ने वाले पहले चैप्टर में वो पढ़ेंगे। अब इसमें से आपको जो आप कुछ भी कह रहे होंगे इसमें मेंशन नहीं है, जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इनके बिना आपको क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ट्रेस हो गया, ट्रांसपोज हो गया, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये जो सब चीज़ है ये आपके बीच क्वेश्चन में यूज़ होंगी सब। इन्वर्स निकालना, डिटरमिनेंट निकालना, ठीक है, ये जो मेंशन किया हुआ है ये तो हम पढ़ेंगे ही सारा सारा, मगर ये जो मैंने मैथ बताया है आपको वो सब भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और पहला चैप्टर लीनियर अलजेब्रा वन बाय वन हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे सारा। पहला हेडिंग है हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है क्या, मैं बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ। पहले इसमें डेफिनेशन बता रहा हूँ। अ सेट ऑफ m and n number or object are arranged in a rectangular array of m row and n column, that is called matrix of order m into n. A set of and n number of objects are arranged in a rectangular array of m row and n column, that is called matrix of order m into n. अब जो नंबर हो सकते हैं ये नंबर आपके रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो रियल नंबर का है, मगर हम दोनों ही पढ़ेंगे, रियल और कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, रियल नंबर जो होते हैं -इन्फिनेटिव टू +इन्फिनेटिव तक होते हैं, और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं आपके आयोटा वाले जो फंक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इस मैट्रिक्स को बनाते कैसे हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं। सपोज करिए ए कोई हमारा मैट्रिक्स है, तो उसकी फॉर्म जो होती है वो AIJ m इंटू n। ये m इंटू n क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है आपका ऑर्डर। ऑर्डर यानी कितनी कॉलम है इसमें, कितनी रो है, तो ये आपका ऑर्डर से पता लगेगा इसमें कितनी रो है और कितनी कॉलम है। इजिकल्स टू A11 A12 A13 डैश 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 A1n। इसी तरह से A21 A22 A23
डैश 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 A2n। उसके बाद चलता रहेगा ऐसे ही, फिर आएगा हमारा AM1 AM2 AM3 और AMN। इसका जो ऑर्डर कितना होगा M×N का। इसमें क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि M रो है, ये रो आपकी एम तो एक से लेकर कहाँ से 1 2 3 अप टू M तक जा रही है। अब कॉलम कितनी है आपकी, N कॉलम है, तो कॉलम कहाँ जा रही है 1 से लेके N तक। अब N ये बाद में इसलिए आया है क्योंकि जो M होता है ये होती है रो और N होता है आपका कॉलम। तो हम इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं M×N से करते हैं, तो M का मतलब रो और N का मतलब कॉलम। तो कितनी होगी, M रो हो गई, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी ये दिस वन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, इनको क्या बोलते हैं हम, रो। और ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है ये वाली, जितनी वर्टिकल लाइन है आपकी ये वाली, इनको बोलते हैं हम कॉलम। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये वर्टिकल लाइन क्या बोलेंगे उसको, कॉलम। अब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर एरे, इस तरह से आप देखो ये रो ऐसे हैं, फिर कॉलम आपका ऐसी बनी, तो क्या है रेक्टेंगुलर एरे एक तरह का। आपको पता लग गया, ऑर्डर पता लग गया, ऑर्डर M×N का हो गया। ठीक है, नंबर और ऑब्जेक्ट ये आपके रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर एरो में आपको शो करेंगे। इसमें M तो रो होगी आपकी, तो रो आपकी कहाँ जा रही है, ये आपकी M तक जा रही है, और जो कॉलम है आपकी N तक जा रही है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, यानी कि इसमें M रो है और N कॉलम है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब रही बात आपकी ए आई जे आपको क्या करेगा, ए आई जे रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। यानी कि आई जो है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा और जे जो है आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया। अब मैं बात करूं A11 को हम कैसे लिख सकते हैं। A11 जो है आपका फर्स्ट रो, यानी इसको कंपैरिजन करो ए आई जे से। ए आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, रो को, और जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, कॉलम को। तो इसी तरह A11 क्या हो गया आपका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। देखो यहाँ पर ये जो आपका A11 है, तो वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, रो, और ये वाला वन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपका, कॉलम। तो ये फर्स्ट रो है, आप इसको हॉरिजॉन्टली देखो तो ये फर्स्ट रो है ये वाली, और ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। इसी तरह से मैं A12 की बात करूँ, इसको A i j से चेक करो। आई की वैल्यू कितनी होगी इसमें, 1, और जे की वैल्यू होगी आपकी 2। यानी ये क्या है आपका, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एलिमेंट। ये जो आपका है A12, ये क्या है, इसमें आपकी कॉलम तो सेकंड हो गई, ये पहली कॉलम आपकी, ये सेकंड,
ये थर्ड, ठीक है। तो ये वाली सेकंड कॉलम है आपकी, रो कौन सी है, फर्स्ट। तो ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ये। समझ में आ गया? इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोई भी आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में क्या होगा, मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सेट ऑफ m इंटू एन नंबर और ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज इन ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रो एंड n कॉलम दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। तो इसका ऑर्डर ये जो रिप्रेजेंट क्या करेगा, आपको ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इसी में। तो पहला टॉपिक हमारा जो सब टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद हमारा सेकंड है, सेकंड हेडिंग है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब इसमें जो पहला आपका है वह आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है जितनी रो उतनी ही कॉलम, दैट इज m इज इक्वल्स टू n। इसकी डेफिनेशन मैं बताता हूँ, डेफिनेशन ना भी याद करो कोई दिक्कत नहीं, बस इसको ऐसे याद रखना, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप जब पढ़ो नोट्स को तो आपको रिवीजन करने में और समझने में आसानी हो। अ मैट्रिक्स विद m is equals to n, that is with number of row is equals to number of column is called square matrix। ये समझ में आ गया, यानी कि रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। अब मैं उसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई सपोज करिए आपका मैट्रिक्स ए है 1 2 -1 4 7 6 1 3 7। अब देखो इसमें कितनी रो हैं, एक रो तो आपकी ये हो गई, एक रो आपकी ये हो गई और एक रो आपकी ये हो गई, यानी कि रो कितनी होगी 3। और कॉलम हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर को, m इंटू एन से। m का मतलब रो और n का मतलब कॉलम। तो पहले आपने रो देखी कितनी है, अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम कॉलम चेक कर रहे हैं कि कॉलम कितनी है। कॉलम देखो, ये कॉलम भी आपकी, एक कॉलम आपकी ये हो गई, एक कॉलम आपकी ये हो गई और एक कॉलम आपकी ये हो गई, यानी कि 1 2 और ये 3, ये क्या है आपकी सब कॉलम। अब इसमें क्या है, m और n की वैल्यू बराबर, यानी कि m इज इक्वल्स टू n। m कितना आपका 3 और n कितना 3, यानी कि 3/3 का जो मैट्रिक्स है वो क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह से हो सकता है आपका ये क्या आपका a 3/3 का मैट्रिक्स क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह से a 2/2 का कोई मैट्रिक्स होगा वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, a 4/4 का कोई मैट्रिक्स होगा वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह से आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें रो और कॉलम आपकी बराबर होंगी। समझ में आया? दूसरा हमारा है और दूसरा जो हमारा टॉपिक है जो नेक्स्ट टाइप्स का मैट्रिक्स है वो है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसको हम बोलते हैं, और रो वेक्टर।
ये हमारा दूसरा टाइप का मैट्रिक्स है। इसमें क्या होगा आपका, जो रो होगी वो एक ही होगी और कॉलम इसमें कितनी हो सकती है। सपोज करिए A इज इक्वल्स टू 1 2 3, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स मैंने क्या बताया, रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, उसमें एक ही रो होगी, यानी कि m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1 होगी, और कॉलम कितनी है यहाँ पर 3 है। तो क्या हो गया, ये 1 × 3 का मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह से 1 × 4 का कोई मैट्रिक्स हो सकता है, जिसमें क्या है आपकी, ये जो रो है आपकी वो एक ही है और कॉलम कितनी है यहाँ पर 4 है। ये समझ में आया आपका, यानी कि रो तो आपकी केवल एक ही रहेगी और कॉलम आपकी कितनी हो सकती है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, कुछ भी आपको फीडबैक देना है, किस तरह से पढ़ाना है, तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और इस तरह से पढ़ाइए, तो मैं आपको उसी तरह से पढ़ा दूँगा अगर आपको पढ़ने में समझने में कुछ दिक्कत है। तीसरा हमारा आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में हम लोग, तीसरा हमारा कॉलम मैट्रिक्स। अब इसी में, इसमें भी ऐसी होगा, इसको हम बोलते हैं कॉलम वेक्टर। जिस तरह से रो मैट्रिक्स में केवल एक रो थी, उसी तरह से यहाँ पर क्या होगी, एक कॉलम होगी। क्या होगी आपकी यहाँ पर, एक कॉलम होगी केवल, और रो कितनी भी हो सकती है। सपोज करिए ए आपका कोई मैट्रिक्स है 1 2 3, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपकी रो कितनी है, मोर देन 1 है, यानी कि एक रो तो आपकी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये होगी, तो रो कितनी होगी यहाँ पर 3। और कॉलम क्या है, कॉलम तो आपकी सिंगल केवल एक यही है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 3 × 1 का जो मैट्रिक्स होगा, यानी कि जो कॉलम होगा वो एक होगा और रो जो आपके होंगे कितनी भी हो सकती है। तो इस मैट्रिक्स में रो कितनी है, 3 है। तो ये आपका होगा क्या, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद जो चौथा है आपका, वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जब स्क्वायर मैट्रिक्स में m इज इक्वल टू n हो रहा था, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, m इज नॉट इक्वल टू n होगा। सिंपल सा है, यानी कि जहाँ भी रो और कॉलम बराबर ना हो, वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जैसे कि A 3/2 का मैट्रिक्स हो गया, A 2/3 का मैट्रिक्स हो गया, या A 5/4 का हो गया। ये सब क्या है आपके रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब सपोज करिए कोई एग्जांपल लेता हूँ आपका, A कोई 2/3 कोई मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें 2 तो रो हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें रो कितनी है, ये 4 है, और रो है आपकी, एक ये रो हो गई, एक ये रो हो गई, तो यानी कि आपकी 2 तो रो हो गई। कॉलम कितनी है, एक कॉलम ये हो गई आपकी, एक कॉलम आपकी ये हो गई, एक कॉलम आपकी ये हो गई, 3 कॉलम हो गई। तो यानी कि यहाँ पर m कितना है 2, और n कितना है आपका 3। तो m इज़ नॉट इक्वल टू n, क्योंकि m की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पर 2 और 3 बराबर नहीं है, इसीलिए क्या है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। पांचवा है आपका, ये इम्पोर्टेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स को समझने के लिए हम, पहले मैं एक जनरल फॉर्म बताता हूँ आपको मैट्रिक्स की, एक सिंपल फॉर्म लेता हूँ मैं। कोई जनरल मैट्रिक्स हमने लिया, कोई भी हमने जनरल मैट्रिक्स यहाँ पे कंसिडर करा,
3/3 का कुछ भी मैट्रिक्स दे सकते हैं हम। अब ये देखिए, इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ये ऐसे ही नॉर्मली आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ केवल। तो यहाँ पे एग्जांपल कुछ भी हो सकता है। अब ये इसमें आपको दो डायगोनल मिलेंगे। एक डायगोनल तो आपको 1 5 9 का मिलेगा और एक डायगोनल आपको मिलेगा ये वाला। ये मैट्रिक्स कितना है? 3/3 का। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, आपके पास दो डायगोनल है और डायगोनल मैट्रिक्स में, ठीक है। अब ये वाला जो आपका मैट्रिक्स होता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। और ये वाला जो होता है आपका ऑक्सिलरी डायगोनल मैट्रिक्स। इतना आपको समझ में आया होगा। ये वाला जो डायगोनल है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स और इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी डायगोनल मैट्रिक्स। अब जितने भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वो जो प्रॉपर्टी होंगी वो बेस्ड होंगी प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स को मान के या उसको कंसीडर करके ही सॉल्व करेंगे। ऑक्सिलरी डायगोनल मैट्रिक्स का हम कंसीडर नहीं करेंगे। जब भी क्वेश्चन में बात होगी तो हम केवल इसी डायगोनल की, यानी कि 1 5 9, ये जो डायगोनल बन रहा है आपका, जो मैंने गोल करा है इस तरह से, प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, इसी को मानकर हम करेंगे, ठीक है। अब बताता हूँ आपको डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। सपोज करिए ए आपका कोई मैट्रिक्स है इस तरह से, ये ध्यान रखना है कि डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट क्या होंगे? आपके ज़ीरो होंगे। सपोज करिए ये कोई हमने मैट्रिक्स लिया ए और एक हमने कोई मैट्रिक्स बना दिया इस तरह से, यानी कि ये देखिए 1 0 0 2, सॉरी ये आपका आएगा 0, यहाँ पर आपका आएगा 0, ये आएगा 2 0 3 0 0। अब आपको क्वेश्चन में एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, यहाँ पर जो आपका डायगोनल है 1 2 3, ये तो नॉन ज़ीरो है और बाकी जो एलिमेंट हैं आपके अपर ट्रायंगल जो बन रहा है आपका ये इस तरह से, ये क्या है आपका 0। तो ये क्या है आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के एलिमेंट नॉन ज़ीरो होते हैं, यानी कोई वैल्यू होगी 1 2 3 और उसके अपर ट्रायंगल, ये जो आपका क्या है अपर ट्रायंगल, और ये क्या है आपका लोअर ट्रायंगल, ये क्या होगा आपके ज़ीरो होंगी, इनकी वैल्यू क्या होंगी? ज़ीरो होंगी। इन्हें अपर ट्रायंगल बोलते हैं, इनको लोअर ट्रायंगल बोलते हैं। तो क्या होंगी? ये ज़ीरो होती है, ठीक है। इसका मैं एक बार आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ कि डेफिनेशन क्या है, आपको समझ में आ गया होगा कि अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल क्या होता है और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। जो हमने पढ़ा है कि डायगोनल मैट्रिक्स, वो चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और डायगोनल मैट्रिक्स को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी, ए इज इक्वल्स टू, आपको लिख देगा डायगोनल इस तरह से, डायगोनल और 1 2 3। तो ये और ये चीज़ सेम है आपकी 1 0 0 0 2 0 0 0 3, यानी आपके जो डायगोनल है केवल ये इस तरह से,
समझ में आ गया। तो ये दोनों सेम है। क्वेश्चन में कभी कभी इस तरह से भी आता है कि डायगोनल 1 2 3, तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स आप फॉर्म में लिखोगे आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ ताकि आप जब पढ़ो तो आपको ये चीज़ याद रहे। A diagonal matrix a diagonal matrix is a square। स्क्वायर का मतलब क्या होगा, रो और कॉलम बराबर होगा, यानी m और n की वैल्यू बराबर होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स with all the non diagonal element are 0। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट आपको समझ में आ गया। अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल की बात हो रही है, मतलब अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल, इसकी बात हो रही है। आर 0। समझ में आ गया इतना। एक एग्जांपल लीजिए कि जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो। a इज इक्वल्स टू 102, सॉरी 2 नहीं आएगा, 10 0200003। अब यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट हैं ये क्या है, आपके नॉन जीरो है। डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी कि अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल क्या है, इसके जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और इस डायगोनल मैट्रिक्स की यदि एलिमेंट कोई जीरो हो जाता है, मान लो 2 0 हो गया, तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर एक जीरो हो जाता है तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। मगर ये तीनों जीरो, मतलब कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स में, जो उसका डायगोनल है एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो आपको ये तब भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। सपोज करिए ये इस तरह से है, आपका 1 0 0 0 0 0 0 0 3, यानी कि एक इसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया, आपका जीरो हो गया। या पहले 2 था, यहाँ जीरो हो गया, तो अभी भी ये डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स है। समझ में आया। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। अब डायगोनल मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। आगे बीच बीच में डिस्कस करता रहूँ मैं, कुछ जो है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। और पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी, मान लीजिए कोई भी, मैंने आपको बताया डायगोनल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल्स टू डायगोनल 1 2 3, और ये जो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 0 0 0 2 3 0 2 0 और 0 0 3, यानी इसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 2 3 है। इतना आपको समझ में आएगा। ये दोनों बात जो है इक्वल है। ये मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रखा है और ये सिंपल डायगोनल बता रखा है। अगर मान लीजिए सपोज करिए आपका कोई डायगोनल है, डायगोनल 1, मैं आपको सीधा ऐसे बताता हूँ, ए बी सी प्लस कोई दूसरा डायगोनल हमने इसमें जोड़ा डी ई एफ। इसको डायगोनल को जोड़ेंगे कैसे, ये आ जाएगा आपका डायगोनल ए प्लस डी बी प्लस ई और सी
प्लस एफ, यानी ए को डी के साथ, बी को ई के साथ और सी को एफ के साथ जोड़ेंगे। सपोज कर लीजिए कोई एक मैं एक मैट्रिक्स लिया, इसी ले लेता हूँ ऊपर वाले एग्जांपल को, 1 0 0 0 2 0 और ये 0 0, ये कोई मैट्रिक्स है आपका 3x3 का। हमने कोई दूसरा मैट्रिक्स जोड़ा 2 0 0 0 3 0 0 0 5। अब इसको हमें ऐड करना है, तो क्या करना है, इस 2 को इस 2 के साथ ही ऐड करेंगे, इसी तरह से इस 3 को इस 2 के साथ ऐड करेंगे और इस 3 को इस 5 के साथ ऐड करेंगे और इसको फॉर्म में लिख देंगे। देखिए 1 और 2 कितना हो गया, 1 + 2, ठीक है। 0 के साथ 0 ऐड करेंगे, 0 फिर 0, यहाँ 0, फिर 2 + 3 0, उसी तरह से यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ 3 + 5। अब इसको आप लिख दो ऐड करके, 1 + 2 3 0 0 0, फिर रहेगा 2 + 3 5 0 0 0 3 + 5 8। तो ये आपका इस तरह से डायगोनल को ऐड करेंगे। आई थिंक आपको अभी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को रिपीट करो और उसको दोबारा से देखो। कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको क्वेरी है तो कमेंट करके मैं उसको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, दूसरी प्रॉपर्टी जो है इसकी, सपोज करिए कोई डायगोनल है आपका ए बी सी, और इस बार हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसको देखते हैं। डायगोनल डी ई कोमा एफ, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका डायगोनल ए बी, सॉरी ए डी बी ई और सी एफ। समझ गया। अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखूं तो क्या करना होगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करो तो क्या आ जाएगा, 1 × 2, फिर तो 0 0, इसी तरह से यहाँ भी 0, यहाँ 2 × 3, ये 0 0 0 और 3 × 5। इसको आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 2 आ जाएगा, 0 0 फिर 0 3 × 2 6, फिर 0, उसके बाद 0 0 3 × 5 15। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। पहले एडिशन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी आगे हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, जैसे कि इन्वर्स की है, ट्रांसपोज की है, ठीक है, आइगन वैल्यूज़ की है, डिटर्मिनेंट की है। तो वो चीज़ें जब आगे मैं पढ़ाऊंगा, ट्रांसपोज क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, ट्रेस कैसे निकालते हैं, तो वो चीज़ें आपको तब समझ में आएगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट मैट्रिसेस की बात करते हैं। तुम्हारा वो कौन सा नंबर है, 6। 6 हमारा जो मैट्रिक्स है उसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। 6 है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होगा आपका। यानी कि हम एक कांस्टेंट की बात करेंगे। स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में एक सिमिलरिटी होती है कि
स्केलर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट कांस्टेंट होंगे, यानी कि सेम होंगे, या तो 2 होगा या 3 होगा या k होगा, कुछ भी होगा, या वो कांस्टेंट होगा। समझ में आ गया आपको मालिक? उन दोनों में क्या डिफरेंस है कि स्केलर के जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, और जो जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें क्या होगा, उसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम नहीं होंगे, मगर बाकी एलिमेंट क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। समझ में आया आपको इतना? तो मैं आपको स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बताता हूँ कि इस पे स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अ स्केलर मैट्रिक्स whose all the diagonal elements contain same स्केलर वैल्यू, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू हो गई आपकी। समझ में आया? इतना चीज़ आपको समझ में आ गई डेफिनेशन ये, कि अ स्केलर मैट्रिक्स whose all the diagonal elements contain सेम स्केलर वैल्यू, यानी कि जो उनके डायगोनल की एलिमेंट की वैल्यू होगी सेम होगी। सपोज करिए मैंने कोई मैट्रिक्स लिया ए, अब ये ए मैट्रिक्स लिया, तो इसके जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। अब कौन से डायगोनल की बात हो रही है, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की, ऑक्सिलरी की नहीं। हमें ऑक्सिलरी की बात ही नहीं कही, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वो प्रिंसिपल डायगोनल की बात करेंगे, ऑक्सिलरी की बात नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए यहाँ पे जो उसके डायगोनल एलिमेंट है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है, यानी कि ये सेम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। अब एक गेट में स्टेटमेंट भी आता है कि इस पर क्वेश्चन आता है, दोनों में कंफ्यूज करने के लिए मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। असेसन यूजिंग में कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, नोट करके आप उसको लिख लेना, ठीक है। ए डायगोनल मैट्रिक्स में और may not be scalar matrix, but all scalar matrix are diagonal matrix। मतलब ये है इसका, ये जो हमने एग्जांपल लिया है ये स्केलर मैट्रिक्स का है, और स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जो उसके डायगोनल एलिमेंट है, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। और अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, उसका एग्जांपल क्या दिया था मैंने आपको, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। डायगोनल एलिमेंट तो ये भी है, मगर ये सेम नहीं है। समझ रहे हो? तो मैंने क्या लिखा, ए डायगोनल मैट्रिक्स मे और मे नॉट बी स्केलर। वो स्केलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये वाला, ये स्केलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा इसकी प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू पर। अगर ये वैल्यू सेम है, 1 2 3 लिखा गया, यहाँ कोई भी वैल्यू होती, सेम वैल्यू होती, यहाँ भी 3 होता है, यहाँ भी 3 होता है, यहाँ भी 3 होता, तो ये क्या होगा, आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। फिर लिखा है बट ऑल स्केलर मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये जो स्केलर मैट्रिक्स है आपका, तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि अपर ट्रायंगल क्या है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो वैल्यू तो तीनों डायगोनल में सेम है, या अलग हो कुछ भी हो, मगर है तो वैल्यू जीरो तो नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी स्केलर मैट्रिक्स होते हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं, मगर जो डायगोनल मैट्रिक्स होंगे वो मे और मे नॉट भी स्केलर है। स्केलर कब होता है, जब वैल्यू कांस्टेंट होगी, कोई भी स्केलर वैल्यू होगी या कोई भी सेम वैल्यू होगी, तो वो क्या होगा, आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा, स्टेटमेंट लिख लेना इसको। बाकी
हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, सपोर्ट करें। कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, किस तरह पढ़ाना है, किस तरह नहीं पढ़ाना है, तो वो आप मुझको सजेशन दे सकते हैं कमेंट में। और रही बात क्वेश्चन की, पहले एक बार थोड़ा थ्योरी पढ़ लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, तब जाके आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और एप्लीकेबल हो लगा पाओगे। मतलब क्वेश्चन करेंगे वेट के, ईएस के, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि आपको कराऊँ, जिससे आपकी जो कंसेप्ट है वो बिल्ड हो। तो क्वेश्चन से ही आपका दिमाग खुलेगा, और जो प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ रहे हो जब इनको आप लगाओगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।